नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी घटनाओं पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिका में आतंकी हमले और तालिबान के सामने घुटने टेकते पाकिस्तान पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 3 बड़े हमले। न्यू ऑरलियंस में तेज रफ्तार वाहन ने भीड़ को रौंदा, 15 की मौत, हमलावर ढेर। आईएसआईएस से प्रभावित होने की आशंका। न्यूयॉर्क में नाइट क्लब में गोलीबारी, ट्रंप होटल के बाहर साइबर ट्रक में विस्फोट। नए साल के मौके पर यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में एक बार अंधाधुंध गोलीबारी। हमलावर ने अपने ही परिवार के सदस्यों समेत 12 लोगों को उतारा मौत के घाट, बाद में की आत्महत्या। सीरिया की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री का पहला विदेश दौरा, अपने समकक्ष से की मुलाकात। यूक्रेन ने भी राजनयिक संबंध स्थापित करने की जताई उम्मीद। तुर्की ने आईएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई और सरकार के बीच दूसरे दौर की वार्ता। पीटीआई 1 हफ्ते का और समय मांग रही है। 9 मई मामले में 19 दोषियों की दया याचिका स्वीकार। बांग्लादेश में पूर्व एस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास को फिर नहीं मिली जमानत। चट्टोग्राम की अदालत ने याचिका की खारिज। दास के खिलाफ राजद्रोह का मामला। और आइए आपको हमारी पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। आजकल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तान की तालिबानी सेना के बीच दोनों देशों की सीमा पर संघर्ष भी हो रहा है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना की तालिबान के सामने हवा निकल रही है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि तालिबान ने कुछ पाकिस्तानी सेना की चेक पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के साथ बार बार युद्ध के मैदान में मुंह की खाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर एक और पड़ोसी देश के साथ जंग जैसे हालात में है। ये पड़ोसी कोई और नहीं, अफगानिस्तान और कभी उसके बेहद करीबी रहे वहां के हुक्मरान तालिबान हैं। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान युद्ध हारने का अपना पुराना रिकॉर्ड यहां भी एक बार फिर दोहराएगा? इसके पीछे का तर्क वो दावा है जिसमें कहा जा रहा है कि सीमा पर तालिबानियों की ललकार से घबराकर पाकिस्तानी सेना कई चेक पोस्टों से भाग खड़ी हुई। तालिबान की ओर से बाजौर में सेना के एक बेस और कुछ चौकियों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। 30 दिसंबर की सुबह से सोशल मीडिया पर तालिबानी लड़ाकों के वायरल हो रहे एक वीडियो ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। इसमें तालिबानी लड़ाके एक चौकी पर अपना झंडा फहराने के बाद जश्न बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वजीरिस्तान के कई गांव पाकिस्तानी सेना के हाथ से निकल जाने की भी बात कही जा रही है। इन दावों के बीच पाकिस्तानी मीडिया भी हरकत में आया। चीन ताजिकिस्तान पाकिस्तान को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग वाखान कॉरिडोर के करीब पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा। यह गलियारा अफगानिस्तान के बदख्शा प्रांत में स्थित जमीन की एक पतली पट्टी है। पाकिस्तान को डर है कि चीन इस रास्ते का उपयोग कर सीपीईसी परियोजना को दरकिनार कर सकता है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान की झूठे प्रोपेगेंडे का यह कहते हुए हवा निकाल दी कि उसकी सेना वाखान गलियारे के चप्पे चप्पे पर मौजूद है और किसी के पास क्षेत्र में प्रवेश करने की क्षमता ही नहीं है। राज्य के पुलिस प्रमुख ने वाखान को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि अफगान सेना किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
यूं तो तालिबान के साथ पाकिस्तान के संबंध काफी दिनों से तनावपूर्ण चले आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना के 24 दिसंबर को अफगानिस्तान के पख्तिका में हवाई हमले से सीधा संघर्ष शुरू हो गया है। इस हमले में 46 लोग मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान प्रतिबंधित टीपीपी को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान से टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि तालिबान ने टीटीपी को अफगानिस्तान के एक पश्चिमी प्रांत में बसाने के लिए 10 अरब रुपए की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार नहीं हुआ। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी सेना की हालत क्या है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी सेना की ऐसी हालत तालिबान के सामने, ये तो सोचा भी नहीं था, क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी, इसमें कोई शक नहीं। जिन्होंने ऐसे पाकिस्तान को लगता है कि उन्होंने तालिबान को पाला, उन्होंने तालिबान को खड़ा किया, और यही अब उनके बरखिलाफ कारण बहुत सीधा है कि पाकिस्तान की जो सोच है कि किसी न किसी प्रकार से उनके ऊपर हावी हो जाए। पश्तून जो है एक अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, एक अलग उनके क्लैन, उनका मानना है मुसलमान तो है वो, इसमें कोई शक नहीं, पैदाइशी मुसलमान है, लेकिन वो पहले पश्तून है। और ये पश्तून जो तकरीबन जिनकी आबादी 400 लाख से ज्यादा है, वो पाकिस्तान में 50% रहते हैं और 50% अफगानिस्तान में रहते हैं। और ये डुरान लाइन को लेकर के जिस प्रकार से अंग्रेजों ने डुरान लाइन को बनाया था, एक बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर होती थी डुरान लाइन, और उसी डुरान ने बनाया था वखान कॉरिडोर, जो कि रूस और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा थी उसको लेकर के। तो अब ये जो सीमा है इसको अफगानिस्तान मानता नहीं है। ये 1893 की लाइन है। अब पाकिस्तान के साथ, अब क्योंकि अफगानिस्तान है, अब ये मानते नहीं है। उनका ये मानना है कि ये जो 2640 लंबी किलोमीटर जो डुरान लाइन है, जिसका तकरीबन 80% तो नदी के साथ साथ है, पर जो ऊपरी है जिसको इन्होंने फेंस किया पाकिस्तान ने, वो मानने को तैयार नहीं है। और इसी को लेकर के दोनों, और पाकिस्तान का ये कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक आतंकी संगठन सुन्नी जरूर है, लेकिन वो जो उनके जो गढ़ है वो अफगानिस्तान में है, और वो हमला करते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर, और उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की फौज के ऊपर। और ये पंजाबी जो है, जो जिसकी तादाद पाकिस्तान की फौज में तकरीबन 95% है, उनका इनके सामने टिकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिस इलाके में और जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान में जहां जहां ये है, बहुत मुश्किल इलाका है, बहुत ही इनका गढ़ है, जहां पे पाकिस्तान की फौज को अपने आप को ऑपरेट करने में बहुत परेशानी होती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की फौज एयर स्ट्राइक करती है, और उस एयर स्ट्राइक, अभी तीसरा एयर स्ट्राइक इन्होंने किया है। पहले वाले में 46 लोग मारे गए, अभी भी मारे जा रहे हैं। तो उसको लेकर के और भी मैं कहूंगा आक्रोश तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में हुआ है कि बच्चे और औरतें जो है वो बहुत मारी जा रही हैं, और उसको लेकर के जिस प्रकार से हमला किया है, पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने तो वो जो पोस्ट है जो कहा जाता है वायरल हुए हैं कि हमला करके तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिए, पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने तो छोड़ करके भाग गए और उन्होंने पीछे हट करके कहीं और लगाए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जिस प्रकार से वीडियो में वायरल दिख रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने उस पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। तो पाकिस्तान की कोई शक नहीं, हवा निकली हुई है, क्योंकि उनको बहुत मुश्किल और बहुत कठिन होगा। इस तरह के लड़ाकार जो है, पिछले उन्होंने आप कहिएगा 20 साल से वो लड़ रहे हैं वहां पर रूस के साथ, और फिर उसके बाद अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका की मदद से उन्होंने, और वो भी एक आक्रोश है तालिबान में कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की और उनको मरवाया, 20 साल तक उनको सत्ता से दूर रखा। और पाकिस्तान और तालिबान जो है, जिसके बरखिलाफ अमेरिका गया उधर, उसी को सत्ता सौंप करके वहां से वो भी पार हो गया। तो मुझे लगता है आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब, और पाकिस्तान को जो फौज है वो इनके साथ लड़ने की काबिलियत नहीं रखती है, क्योंकि मैं कहूँगा बिल्कुल ही एक ऐसे लड़ाकू है जो कुछ भी थोड़ा बहुत खा पी करके भी अपना, और जिस प्रकार से हथियारों का भंडार
मैं कहूंगा अमेरिका छोड़ करके गया, उन हथियार के भंडार को अमेरिका छोड़ के गया। पाकिस्तान को लगा होगा कि वो उसका फायदा उठाएगा, लेकिन स्मॉल आर्म्स को लेकर के, एलएनजीस को लेकर के, एचएमजीस को लेकर ये जो हथियार है, नाइट विजन डिवाइसेस हुए, बुलेट प्रूफ जैकेट हुए, बख्तरबंद गाड़ियां हुई, ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से 15,000 जो लड़ाकू है तालिबान के, वो तो बिल्कुल ही दुरान लाइन पे खड़े हैं और उनके जो पोस्ट है पाकिस्तान के वो गिर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह की डेमोग्राफी है डूरन लाइन के आसपास, चाहे हम वजीरिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब पख्तूनों और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनके बीच की ये लड़ाई भी दिख रही है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, इसमें कोई शक ही नहीं है। उनको लगता है कि पश्तून जो है वो अपने मैं कहूँगा उनकी जो आइडेंटिटी है उसको, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त उनको गर्व है। और वो जो पश्तून आइडेंटिटी है जिसमें तकरीबन 65 एक अलग अलग तरह के पश्तून हैं, पर सारे पश्तून ही अपने आप को कहते हैं। और उनमें से आप हम लोगों ने हमारे यहाँ पे खान अब्दुल गफार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, बहुत बड़े एक जिनको भारत रत्न दिया, और बहुत बड़े उनका जो एक तरीके से दबदबा था, और उन्हें हर हमेशा हिंदुस्तान के साथ बहुत प्यार भी था। और उसको लेकर के पाकिस्तान ने उनको बहुत साल जेल में और आखिर तक उनको बहुत उनके साथ बदसलूकी की। उसको लेकर के भी पश्तूनों के बीच में उनको लगता है कि उनका, और रेफ्यूजीज को जिस प्रकार से पाकिस्तान की जो सरकार आई इमरान खान के बाद, और जो लाखों अपने पश्तूनों को वहां से निकाल दिया गया इलीगल इमिग्रेंट्स कह करके, तो ये देखने को मिलता है कि वो पश्तूनों का कहना है कि पूरा का तकरीबन 40,000 स्क्वायर माइल का जो इलाका है, जिसका 50% पाकिस्तान में, 50% अफगानिस्तान में, ये पूरा मुल्क जो है उनको है। और वो पश्तून जो है, पख्तूनवा मतलब पश्तूनों की जगह, और वैसे ही वो अपने आप को एक आजादी के तौर पर देखना चाहते हैं उस इलाके में। और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो फौज, जो पंजाबियों की फौज है, वो उनके ऊपर जुल्म करती है। सभी सुन्नी है, पर उनको मानना है कि ये जो जुल्म करती है, और अमेरिका की मदद से लेकर के इनके ऊपर जुल्म और किए जा रहे हैं, और इसको वो पश्तून है वो मानने को तैयार नहीं। और उसको लेकर के पाकिस्तान के चीफ कहते जरूर है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्हें मालूम है कि इनके साथ लड़ने में उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, और आगे भी एक और इस सब के बीच खबर आई है कि जो तालिबान है उसने कहा है कि टीटीपी का जो पाकिस्तान का जो तालिबान का मसला है उसको सुलझाने के लिए कुछ पैसे की मांग की गई। तो पाकिस्तान की तो हालत ऐसी है, तो पैसा भी पाकिस्तान नहीं दे पाएगा और मिलिट्री सॉल्यूशन भी उसका पाकिस्तान नहीं निकाल पा रहा है। तो किस दिशा में ये बढ़ रहा है दोनों देशों का तनाव? देखिए, पाकिस्तान की तो आर्थिक स्थिति तो बहुत ही खराब है, और पाकिस्तान जो एक तरीके से डबल गेम खेलता है, चीन के साथ भी मिल जाता है, अमेरिका के साथ भी मिल जाता है, अमेरिका के हथियार देने की कोशिश करता है, चीन को एक झूठे दावे देता है कि सीपीसी में वो उसकी मदद करेगा, वहां चीनी मारे जाते हैं, और चीन लेकर के पाकिस्तान के साथ बहुत उसके नाराज है। उधर से वखान कॉरिडोर जिसकी हम बात करते हैं, वो भी एक 90 किलोमीटर का इलाका है, जहां से चीन और अफगानिस्तान के बीच में, अगर चीन को लगता है कि अगर सीपीईसी जो है, अगर पाकिस्तान इस तरीके से डबल गेम खेल रहा है और पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा है चीन से, और चीन को लगता है कि पाकिस्तान एक ट्रस्टेड दोस्त नहीं है, चाहे पाकिस्तान जरूर कहता है कि हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा, शहद से भी मीठा हमारा नाता और रिश्ता है चीनियों के साथ, तो चीनियों को पाकिस्तानियों के ऊपर भी अब शक होने लगा है। और तो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बनाई है, और हो सकता है वखान कॉरिडोर से वो निकाल करके ग्वादार की तरफ आए। तो काफी कुछ चल रहा है जिसमें पाकिस्तान बैकफुट पर है, आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, और ऐसे इसमें उनको लोन मिलने मुश्किल है। पर चीन तो क्या करे, वो गले में अटका हुआ है, तो पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करता है, पर पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर विश्वास अब चीन का भी धीरे धीरे खो रहा है पाकिस्तान विश्वास। सर आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर है जिस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। नए साल के पहले दिन अमेरिका के कई जगहों पर हमला हुआ। इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई।
एक हमले को तो आधिकारिक तौर पर आतंकी घटना भी बताया जा रहा है और इसका संबंध अमेरिकी सेना और आतंकी संगठन आईसिस से जुड़ रहा है। इन हमलों के बाद अमेरिका में खौफ का माहौल है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति इन घटनाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन घटनाओं पर दुख जताया है। नए साल के जश्न में सराबोर अमेरिका दहशत में है। कारण एक के बाद एक 3 शहरों में ताबड़तोड़ हमले। पहले न्यू ऑरलियंस शहर आतंक का शिकार हुआ, फिर कुछ घंटों के अंदर ही लास वेगास स्थित ट्रंप होटल के बाहर एक ट्रक में बड़ा धमाका, और फिर न्यूयॉर्क का नाइट क्लब अंधाधुंध गोलियों से लहूलुहान हुआ। न्यू ऑरलियंस में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। अचानक एक गाड़ी भीड़ को बेदर्दी से रौंदते हुए आगे बढ़ती गई। बेलगाम गाड़ी को भागते देख लोगों में भगदड़ सी मच गई। तभी पिकअप से भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। हालांकि जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया, लेकिन तब तक 15 लोग जान गंवा चुके थे, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए। घटनास्थल से लॉन्ग गन के अलावा 2 घरेलू बम और आईसिस का झंडा बरामद हुआ। आरोपी ड्राइवर की पहचान टेक्सास के रहने वाले शमशुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई है, जो आईएस प्रभावित बताया जा रहा है। हमलावर पूर्व सैनिक है और अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुका है। वहीं ट्रंप होटल के टावर के बाहर साइबर ट्रक में हुए विस्फोट से चारों तरफ खौफ फैल गया। धमाके में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। एलन मस्क ने साइबर ट्रक और न्यू ऑरलियंस की घटना के तार जुड़े होने की आशंका जताई है, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन ने इससे इनकार किया है। इस बीच न्यूयॉर्क का एक नाइट क्लब अंधाधुंध फायरिंग से दहल उठा। हमले में कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस को हमले में 3 से 4 लोग शामिल होने का शक है। हालांकि घटना को फिलहाल आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया गया है। अमेरिका में एक के बाद एक हुई घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू ऑरलियंस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पुलिस घटना की तह तक जाने के लिए तार से तार जोड़ रही है। हमलों में आईएसआईएस की छाप अमेरिका के लिए चिंता की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर अभी ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है। ट्रंप बहुत जल्दी वहां पर सत्तासीन होने वाले हैं। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? मुझे लगता है आने वाले दिन जो है बहुत ही चैलेंजिंग होंगे। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप जो राष्ट्रपति होने से पहले जिनके जो बयान हैं वो साफ दर्शाते हैं कि उन्हें अपने देश को ऐसे मकाम पर ले जाना है जो कि सबके लिए अच्छा रहे। तो ये मुझे लगता है कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और जो गन कल्चर है और जिस प्रकार से जर्मनी में भी हुआ, इस तरह के हादसे क्रिसमस को लेकर के न्यूजीलैंड में भी हो रहे हैं। अब अमेरिका में आप देख रहे हैं लगातार न्यू ईयर के दिन इस प्रकार के हो रहे हैं। पिकअप ट्रक में जो है वो एक अमेरिका में ही पैदा हुआ एक एक्स सर्विसमैन है, उसको लेकर के इस प्रकार से आईएसआईएस का झंडा उसने अपनी गाड़ी में लगाया, खुद हथियार लेकर के फायर किया, उसको ऑफकोर्स वहां पे मार दिया गया। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि गन कल्चर को लेकर के अमेरिका में दोनों तरफ से कई जो है रिपब्लिकन ये मानते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। डेमोक्रेट्स मानते हैं कि इसके ऊपर जबरदस्त पाबंदी आनी चाहिए। लोगों का भी मानना है कि गन कल्चर को लेकर के बहुत एक तरीके से आक्रोश है और बहुत हथियार है। जितनी आबादी है उतने ही तकरीबन हथियार लोगों के बीच में है। और इसको देखते हुए सब तरह के लोगों के बच्चे जो है आजकल अमेरिका में उसको लेकर के जिस तरह से होता है, आप देखेंगे कि तकरीबन 2021 में 46,000 लोग इस कारण मारे गए। 46,000, जबकि सिर्फ 26,000 लोगों ने ही खुदकुशी की और 21,000 लोगों ने होमिसाइड। यानी कि इतने सारे लोग अगर अमेरिका में एक साल के अंदर सिर्फ गन कल्चर और एक दूसरे को फायरिंग करने से जो भी उनकी आइडियोलॉजी हो
कोई भी हो, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका में जो होम सिक्योरिटी को लेकर के तरह तरह के उसके ऊपर कंट्रोल्स होते हैं और इस तरह के हादसे हो रहे हैं। और ये मालूम था, ये ऐसे नहीं है कि पिकअप ट्रक के लिए मालूम था कि कई जगह पे उन्होंने अपने बैरियर्स लगा रखे थे, उसके बाद भी इस तरह का हादसा होना साफ दर्शाता है कि अब आने वाले दिन अमेरिका में बहुत ही मुश्किल सर, होगी। इस सबके यूरोप में बीच हम एक सवाल देख रहे और हैं। आता है कि जो 3 घटनाएं थी, 3 घटनाओं में से अगर हम 2 घटनाओं को देखें, एक जो न्यू ऑरलियंस की घटना है, दूसरी जो लास वेगास की घटना है, उसमें जो ट्रक ड्राइवर था, पहली घटना में तो अभी तक इसकी पुष्टि हो चुकी है कि वो यूएस आर्मी में रह चुका था, अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुका था, आईसिस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। और दूसरी जो लास वेगास की घटना है, उसको लेकर भी अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि वो भी यूएस आर्मी में रह चुका है आदमी, और साथ ही साथ ये दोनों एक ही यूनिट में थे और दोनों ने एक ही ऐप के जरिए अपनी जो गाड़ियां हैं उनको बुक कराया था। तो ये आप यूएस आर्मी और आईसिस का जो एंगल आ रहा है, ये कितना बड़ा चिंता का विषय है? देखिएगा, क्योंकि यूएस आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है, जिस प्रकार से यूएस आर्मी आईएसआईएस को लेकर के वाकई बहुत चिंतित है, और उन्होंने पूरा, हम जानते ही इराक के अंदर और बाद में सीरिया के बीच में जिस प्रकार से उन्होंने आईसिस के पीछे लगातार, और अल कायदा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रकार से उनकी एक आइडियोलॉजी है कि पूरे विश्व भर में वो अपना ही हुकूमत चलाएंगे और अपने तरीके से हुकूमत करेंगे, इसको लेकर के वाकई बहुत ही एक तरीके से सोच है। और लग रहा था सबको कि अकेला लोन वुल्फ, ये लोन वुल्फ नहीं है, ये इसके पीछे बड़ी साजिश है, क्योंकि एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी जिसे कहते हैं, वो पाए गए हैं गाड़ियों के अंदर और न्यू ऑरलियंस में घरों के अंदर। तो ये साफ दर्शाता है कि कोई एक ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इनकी सपोर्ट है, और एक ही मजहब के होने के कारण ये बात काफी सुनने में आता है, दिक्कत आती है, लोगों को परेशानी होती है कि एक मजहब को लेकर के फिर लोग एक दूसरे की बातचीत करते हैं और मजहब को फिर बुरी नजर से देखते हैं। वो मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ा सा शक हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में भी लोग जो हैं वहां के, और ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ा सख्त से पाबंदी रखे और किसी भी मजहब को इस बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सब मजहब अच्छे हैं, लेकिन अगर इस तरह के जो ट्रेनिंग पा लेते हैं, एक्स फौजी हैं, और इस तरह के उनको गन की आदत होती है कैसे ऑपरेट करना है, आईडीज को लेकर के उनको मालूम होता है, इस तरह की उनकी जो सोच है वो एक खराब सोच है। तो ऐसे में मुझे लगता है, और ट्रंप टावर के सामने जो हुआ वो साफ दर्शाता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और वो उसकी जो मैं कहूँगा रास्ता जो है, इसके ऊपर अमेरिका को बहुत जबरदस्त सोचना पड़ेगा। और ऐसी सोच को लेकर के ट्रंप ने तो कई बार कहा है कि वो ऐसी सोच को पलने नहीं देंगे और उसको सख्ताई से उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि जब तक वो बनते नहीं राष्ट्रपति, इस तरह की जो एक तरह से प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रंप को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हम ऐसे काम करते रहेंगे, तो मुझे लगता है अमेरिका को अब थोड़ा बहुत जो है माहौल जो है बिगड़ने का खतरा है, उसके ऊपर सख्ताई लानी पड़ेगी। नहीं तो विश्व भर में आईएसआईएस, अल कायदा, इनको लेकर के दोबारा जो खत्म हो रहा था, नजर आ रहा था, वो दोबारा कहीं पलपे ना, उसको लेकर के हमें सोचना सर, इस सबके बीच एक सवाल आता है, भारत लगातार इस बात को कहता रहा है, विभिन्न मंचों पर भारत ने कहा है, जो क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद की बात आ रही है, जो आतंकवाद की परिभाषा है उसको लेकर के दुनिया को एक भाषा में बात करनी चाहिए। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, इस तरह की जो भाषा है, इसको लेकर के एक बार फिर वक्त आ गया है क्या कि पूरी दुनिया मिलकर सोचे? चंद्रशेखर जी, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि टेररिज्म को लेकर के ही कोई परिभाषा नहीं है। कोई कहता है ये हमारे देश का फ्रीडम फाइटर है, तो कोई कहता है इसको टेररिस्ट है। और जब तक हम लोग सब मिल करके एक मानना चाहिए कि जो टेररिज्म की परिभाषा है वो टेररिस्ट है, कोई इसमें बैड टेररिस्ट नहीं है, गुड टेररिस्ट नहीं है। जो आतंकी है वो आतंकी है, और उसके साथ वही कार्रवाई करनी चाहिए सब ने मिलकर के। ये नहीं होना चाहिए कि यूएन में जाते हैं तो हमने कई बार देखा चीन ने बचा करके पाकिस्तान के जो आतंकी है उनको चीन एक तरीके से प्रोटेक्शन और कवर देने की कोशिश करता है। ये गलत है।
आतंकी जो है आतंकी है और उनके साथ सख्त सलूक करना चाहिए। वो किसी भी मजहब का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, इंटरनेशनली एक परिभाषा आतंकी की होनी चाहिए जिसको सबने फॉलो करना चाहिए। नहीं तो हम कहेंगे कि नहीं ये हमारा फ्रीडम फाइटर है, आतंकी है। अब अमेरिका को लेकर के देख लो, जुलानी जो कल तक आतंकी था वो आज सीरिया में अपना दबदबा लेकर के सरकार चलाने में लगा। तो अगर हर एक इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सबको सोचना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है। एक अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा सर कि ये जिस तरह से हम टेररिज्म को देख रहे हैं हाल के वर्षों में, ये जो लोन वॉल्फ है या इस तरह की गाड़ियां चढ़ा देना, चाकू से हमला करना, फ्रांस में देखा हमने, कई यूरोपीय देशों में देखा, ये कितना खतरनाक है जो ये नया ट्रेंड चल रहा है? देखिए, हम आतंकियों को मार सकते हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको मार सकते हैं क्योंकि वो कोई भी है जो घटना घट रही है उसको हो लेकिन ये सोच है, इस सोच के ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगा कि हम सब ने मिलकर के, और खासकर नहीं तो क्या हो जाता है खास मजहब लेकर के सारे विश्व में फालतू की बात फैलती है कि नहीं जी ये जो लोग हैं एक ही मजहब के हैं, ये आतंकी है, ये गलत है। उसमें क्या हो जाता है 99% लोग जो अच्छे हैं वो भी इसमें विचारों की जो दूसरे की निगाह में वो गिर जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आतंकी की जो सोच है इन्हीं लोगों ने सबने मिल करके, मुझे लगता है इसकी सोच को मारना बहुत जरूरी है। और जब तक हम सोच नहीं मारेंगे और जब तक कि इस तरीके के जो लोग हैं जो चाहे मदरसे में हैं या कहीं पर जो रेडिकलाइजेशन है उसके ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है। कि सोच मरना बहुत, हमने देखा है इजराइल और हमास के बीच में देख रहे हैं, हम इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में देख रहे हैं, इजराइल और हुदियों के बीच में देख रहे हैं। तो ये जो सोच है मरनी चाहिए। आतंकी तो मर जाएंगे, अगर सोच मरेगी तो आतंकी नहीं होंगे। तो ये मुझे लगता है कि आतंक की सोच जो है इसके ऊपर काबू पाना बहुत निहायत जरूरी है और सबने मिलकर के इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर अब वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को ख़त्म करने का, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ के जा रहे हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। बांग्लादेश में हिंदू पुजारी और पूर्व इस्कॉन संत चिन्मय कृष्णदास को फिर जमानत नहीं मिली है। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में एक अदालत ने गुरुवार को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाकर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मामला लगातार उठा रहे थे और अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में नए साल के मौके पर एक शख्स ने बार में फायरिंग कर अपने ही परिवार के सदस्यों समेत 12 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में परिवार के अलावा बार के मालिक और उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 4 लोग घायल भी हुए हैं। आरोपी हमलावर की पहचान 45 साल के आको मार्टिनोविक के रूप में हुई है, जो हमले के बाद मौके से फरार हो गया था। हालांकि बाद में पता चला कि आरोपी हमलावर ने आत्महत्या कर ली है। इजराइल का गाजा में सैन्य अभियान जारी है। इजराइल के हवाई हमले में गाजा के पुलिस बल के प्रमुख महमूद सलाह और उनके सहायक हुसाम शाहवान की मौत हो गई है। इजराइल ने दोनों अधिकारियों के हमास से संबंध बताए हैं। वहीं गाजा के आंतरिक मंत्रालय ने इसकी कड़ी निंदा की है। इजराइल ने दक्षिणी गाजा के अलमवासी में भी हवाई हमला किया, जहां कई लोग मारे गए। वहीं गाजा में शिविरों में रह रहे लोगों का ठंड के कारण बुरा हाल है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भीषण बना हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक यूक्रेनी Su-27 लड़ाकू जेट, साथ ही 6 हिमार्स रॉकेट और 97 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है और साथ ही यूक्रेन में सैन्य महत्व की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला भी किया है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने कीव पर नए साल के दिन ड्रोन से हमला किया, जिसमें 2 लोग मारे गए। नववर्ष के मौके पर फिजी में वर्जिन ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन के 2 क्रू सदस्यों के साथ बलात्कार और लूट की घटना हुई। फिजी सरकार ने कहा है कि पुलिस ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन वर्जिन ऑस्ट्रेलिया के 2 चालक दल के सदस्यों से जुड़ी घटनाओं की जांच कर रही है, जो नए साल के दिन के शुरुआती घंटों में नॉडी में कथित तौर पर बलात्कार और लूट के शिकार बने थे।
सीरिया के नए शासन के विदेश मंत्री असद अश-शैबानी अपने रक्षा मंत्री और खुफिया सेवा के प्रमुख के साथ अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत सऊदी अरब पहुंचे। वो सऊदी अरब के विदेश मंत्री के आमंत्रण पर रियाज पहुंचे। एक साक्षात्कार में शैबानी ने पश्चिमी देशों से सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे एक नया और विकसित सीरिया बनाने में मदद मिलेगी।